नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल में पहले हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। उसके बाद भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, मोटे तौर पर जो भूगोल की शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम मानव भूगोल पर आएंगे। और फिर मानव भूगोल में मानव भूगोल का अर्थ और मानव भूगोल परिभाषा ये देखेंगे। उनके साथ ही साथ जो कुछ मुख्य जो विद्वान थे या भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषाएं दी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मानव भूगोल के जो क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मानव और प्रकृति के बीच में जो भी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधाराओं में बांटा है। जैसे सबसे पहले जिस विचारधारा की शुरुआत होती है वो है निश्चयवाद, उसके बाद में संभववाद, उसके बाद में नव निश्चयवाद। इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उस जर्मन भूगोलवेत्ताओं को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है या फिर कहा जाता है ना। लेकिन आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक और आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को ही कहा जाता है। और वो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था, एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। उसके बाद में भूगोल की बात करते हैं। वो मानव भूगोल का जनक था, भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल का जनक, पहले हम देखते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जो जनक है वो है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक, है ना। अब भूगोल का शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम। भूगोल का शाब्दिक अर्थ कि भूगोल जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना हुआ है और उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। तो भूगोल, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी, है ना। तो भूगोल लैटिन भाषा के जियो तथा ग्राफोस, और कहीं कहीं पर ग्राफी भी लिखा हुआ आता है, जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना हुआ है। जिसमें जियो का अर्थ या संबंध क्या है? पृथ्वी से है। और ग्राफोस या ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना। अतः इन दोनों शब्दों के अर्थों को जोड़ने पर भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। तो वही देखिए, हम देखते हैं भूगोल शब्द लैटिन भाषा के जियो तथा ग्राफोस, है ना, या जियो तथा ग्राफी, दोनों ही शब्द हम काम लेते हैं, से मिलकर बना है। जिसमें जियो का अर्थ, जियो का अर्थ किससे या क्या है या संबंध किससे है? तो वो है पृथ्वी से। और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना, वर्णन या अध्ययन करना। अतः इन दोनों शब्दों के अर्थों को एक साथ रखने पर, अगर दोनों शब्दों के अर्थों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर उस भूगोल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूगोल या ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, सिंपल साधारण तरीके से। जैसे एक लिखते हैं हम भूगोल, इसी को लिखते हैं ज्योग्राफी, और हिंदी में लिखते हैं ज्योग्राफी। इसका अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं
तो संधि विच्छेद करने पर जो होता है वो है भू और गोल, है ना। अब इसमें भू का जो संबंध है वो है पृथ्वी से है और गोल का अर्थ है अध्ययन ऑब्लिक वर्णन करना, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों को अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, भूगोल बन जाता है। और ऐसे ही इन दोनों शब्दों के अर्थों को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पृथ्वी का अध्ययन ऑब्लिक वर्णन करना, ठीक है। इस प्रकार से भूगोल का शाब्दिक अर्थ बन जाता है। अब बात करते हैं आगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ अपन कैसे निकालते हैं तो उसकी बात करते हैं। ज्योग्राफी जैसे उसका संधि विच्छेद किया था वैसे ही हम इन दोनों का भी संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका बनता है जियो और GRAPHY ग्राफी। ऐसे ही इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है पृथ्वी, या इसका जो संबंध है वो है पृथ्वी से, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन ऑब्लिक अध्ययन करना, है ना। अब इन दोनों को अगर मिलाया तो हो गया ज्योग्राफी, और इन दोनों के शब्दों के अर्थों को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, पृथ्वी का अध्ययन ऑब्लिक वर्णन करना, ठीक है। वापस इसकी बात करते हैं तो इसमें भी वही हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा जियो और एक हो जाएगा ग्राफी। इन दोनों के अर्थ को निकालेंगे, एक का हो जाएगा पृथ्वी और एक का हो जाएगा अध्ययन करना या वर्णन करना। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा ज्योग्राफी, और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाएं, कि भूगोल की मोटे तौर पर या वृहत स्तर पर कितनी शाखाएं हैं। तो मोटे तौर पर या यूं कहें तो वृहत स्तर पर जो भूगोल की शाखाएं हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी है, नंबर 1 भौतिक भूगोल और नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक भूगोल जिसमें भू आकृतिक या प्राकृतिक या भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनका निर्माण प्रकृति ही करती है, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, ये सभी। और मानव भूगोल में वो सभी तत्व आते हैं जिनका निर्माण मानव करता है, जैसे स्वयं मानव, उनकी प्रजातियाँ, और जैसे विद्यालय मैदान, भवन निर्माण, ये सारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग या परिवहन के संसाधन, ये सारे किस में आ जाते हैं, मानव भूगोल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक, भू आकृतिक या प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब उदाहरण में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सारे वो तत्व हैं जिनका निर्माण स्वयं प्रकृति ही करती है, स्वयं प्रकृति ही इसका निर्माण करती है, ठीक है। और अब उसके बाद में बात करते हैं भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को कहा जाता है। किसको कहते हैं, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। तो भौतिक भूगोल की बात हो गई है कि भौतिक भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक, भू आकृतिक या प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान आदि। अब बात आती है मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जिसमें मानवीय तत्वों, मतलब मानव निर्मित तत्व, मानव निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है ना। जैसे मतलब
जिन जिन तत्वों का मानव निर्माण करता है उन सभी का अध्ययन इसमें आ जाता है। जैसे सड़कें बनाता है, रेल मार्गों का निर्माण करता है, परिवहन के संसाधन या परिवहन के साधन, और विद्यालय मैदान और भवन आदि, इन सभी का निर्माण कौन करता है? मानव ही करता है। इसीलिए इसमें इन सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल जनक किसे कहते हैं इसकी बात हमने पहले कर ली ऊपर। तो मानव भूगोल जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषाएं जो कि विद्वानों के अनुसार है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि मानव भूगोल का जनक है। इन्होंने क्या कहा था? मानव भूगोल में मानव समाजों, मतलब मानव और उनका समुदाय, परिवार पूरा, वह धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? मानव और उनका समुदाय और प्रकृति के बीच में या धरातल पर जो भी क्रियाकलाप होता है उन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और ये परिभाषा रेटजेल ने अपनी किस पुस्तक में दी थी? और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। तो रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक में परिभाषा दी थी। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है एलन चर्चिल सैंपल, जिसे कुमारी सैंपल भी कहते हैं या एलन सी सैंपल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सैंपल थी वो रेटजेल की शिष्या थी और वो अमेरिका की रहने वाली थी। इन्होंने क्या परिभाषा बताई? इन्होंने कहा था कि अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वह क्रियाशील मानव क्रियाकलाप करता रहता है, और चंचल वो भी मानव भी स्थिर नहीं है, के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी और मानव के बीच में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी का अध्ययन किसके में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। और कुमारी सैंपल जो कि रेटजेल की शिष्या थी और अमेरिका की रहने वाली थी, इन्होंने ये परिभाषा किस पुस्तक में दी थी? तो उस पुस्तक का नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। कौन सी है? भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। इस भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने ये परिभाषा दी थी, जिसमें गत्यात्मक संबंधों पर जोर दिया गया है, मतलब स्थिर नहीं है, गतिशील है। अब बात आती है पॉल विडाल डिला ब्लास। इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। इन्होंने क्या कहा था? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक नियम, कुछ नियम निर्धारित होते हैं, उनके परे जाकर अगर मानव कोई कार्य करता है तो उनका खामियाजा मानव को भुगतना पड़ता है। नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषित संबंधों का अध्ययन की संकल्पना है। कौन? मानव भूगोल, जिसे मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। ब्लास, जिसे शॉर्ट में पूरा नाम याद नहीं रहे तो इसे ला ब्लास भी कह सकते हैं और ब्लास भी कह सकते हैं। तो ब्लास ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में दी थी। किस पुस्तक में दी थी? मानव भूगोल के सिद्धांत में दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कि मानव भूगोल में क्षेत्र व उपक्षेत्रों का निर्धारण निम्नानुसार है। मतलब क्या है कि मानव भूगोल जो है उसको बारीकी से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए सूक्ष्म तरीके से कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं और उनका संपूर्ण तरीके से व्यवस्थित अध्ययन हो जाए, तो उन्हीं का अध्ययन करने के लिए इसको अलग अलग उपभागों में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है क्षेत्र के अंदर सामाजिक भूगोल, सामाजिक जो समाज से संबंधित है। अब इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं या इसके सामाजिक भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल है? तो वो आते हैं व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें यहाँ से एक कंपटीशन के हिसाब से प्रश्न जैसे बन जाता है कि निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र सामाजिक भूगोल का नहीं है? इसमें से तीन तो कोई सा भी दे दिया जाता है, चौथा निर्वाचन है या फिर सैन्य भूगोल है, कोई सा भी दिया जा सकता है।
उसके बाद नंबर 2 पर आता है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में नगरों का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण और कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, इन सभी की उनकी बनावट वगैरह के बारे में इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद में आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, इन दोनों उप क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। उसके बाद में आता है अधिवास भूगोल। नंबर 4 अधिवास भूगोल, जो कि मानव भूगोल का क्षेत्र है। अधिवास भूगोल में बस्तियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। अधिवास किसे कहते हैं? तो किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह है जिसमें मानव निवास करता है, उसे अधिवास या बस्ती कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 5 आर्थिक भूगोल। पांचवा जो क्षेत्र आता है मानव भूगोल का वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल इसके नाम से पता चल रहा है कि आर्थिक मतलब धन, पूंजी, पैसा, आय है ना, मतलब जिन वो सारे उप क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं जिन क्रियाओं से मानव को धन प्राप्त होता है। तो संसाधन भूगोल, संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, विपणन भूगोल और औद्योगिक भूगोल, और लास्ट है पर्यटन भूगोल। इन सभी उप क्षेत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आर्थिक भूगोल में किया जाता है। और लास्ट क्षेत्र आता है छठा, नंबर 6 जनसंख्या का भूगोल। जनसंख्या इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें बताया है कि जनांकीकी का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं, देखिए मानव भूगोल की विचारधारा में क्या होता है कि मानव और प्रकृति, जैसे हमने मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ी थी हमने कि मानव और प्रकृति के बीच में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी का अध्ययन क्या किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव और प्रकृति इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचारधाराओं में बांटा है। जैसे माना कि सबसे पहले मानव जो है वो जंगलों में निवास करता था, आदिम समाज के रूप में था, जंगलों में निवास करता था। तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उनका एक ही उद्देश्य था अपनी पेट पूर्ति करना। तो वो जंगलों में रहता था, उनका बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ था। तो उस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? निश्चयवाद की अवस्था। उसमें ये माना कि जो कुछ भी है प्रकृति है, केवल अपना भरण पोषण करना है। उसके बाद में जैसे जैसे कुछ परिवर्तन आता है और उसमें मानव अपना बौद्धिक विकास करता है तो उसको फिर उन्होंने नाम दिया संभववाद। उनको लगता है कि नहीं, जो प्रकृति जो साधन प्रदान कर रही है उसमें हम कुछ न कुछ फेरबदल कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है नवनिश्चयवाद। इनके बारे में आज हम अध्ययन आगे करने वाले हैं। नवनिश्चयवाद में ये बताया गया है कि प्रकृति और मानव दोनों ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो इसमें क्या बताया है कि मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण के साथ, क्या कहा कि मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण के साथ वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध अपनाए हैं। मतलब उन्होंने कुछ परिवर्तन किया जिनसे पर्यावरण को कभी हानि हुई तो कभी लाभ हुआ। हानि जैसे आप लोगों को पता है कि वृक्षों की कमी होने से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काट दिए थे, तो वनों के नष्ट होने से अभी तापमान किस प्रकार से बढ़ा, कितनी गर्मी पड़ी है, वो इसका प्रभाव है। मानव और पर्यावरण के मध्य सह संबंधों के विषय में, मानव और पर्यावरण के बीच में जो भी क्रियाएं होती है, संबंधों के विषय में विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनके दृष्टिकोण हैं, जिनको अलग अलग विचारधाराओं में विभाजित किया है, जिनको अलग अलग विचारधाराओं में विभाजित किया है। तो उन्हें देखते हैं हम। मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधाराएं हैं। कितनी है? 3 है। नंबर 1 नियतिवाद या निश्चयवाद, नंबर 2 संभववाद और नंबर 3 नवनिश्चयवाद। ये 3 अवधारणाएं हैं। इसमें निश्चयवाद की जो अवधारणा है उसमें ये बताया गया है कि प्रकृति सर्वे सर्व है, मानव उसका दास है। जो कुछ भी है प्रकृति है, मानव
कुछ भी नहीं है। मानव तो केवल प्रकृति के बताए गए साधनों या अवसरों का उपयोग करता है और अपना आजीवन चलाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद में संभववाद के अंदर बताया गया है कि मानव सर्वे सर्वा है और प्रकृति उसकी दास है, कि जो कुछ भी है मानवीय है, प्रकृति कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने गौण बताया। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि कॉफ़ी का जो पौधा है, तो विश्व में सबसे पहले इसमें अपने अफ्रीका महाद्वीप के कैफा प्रांत में, इथोपिया के वहाँ सबसे पहले एक झाड़ी के रूप में कॉफ़ी का पौधा मिला था। उसके बाद में लोगों ने वहाँ से उठाकर विश्व के अन्य क्षेत्रों में उनको लगा दिया। मतलब मानव ने अपने बौद्धिक विकास से जिस प्रकार की जलवायु उस क्षेत्र में थी, उस प्रकार की जलवायु जहाँ जहाँ पर भी है, उन सभी जगहों पर उस प्रकार के पौधे को रोप दिया और उनकी कृषि करना शुरू कर दिया। और अगर जिस जगह पर उस प्रकार का वातावरण नहीं था तो उन्होंने कृत्रिम वातावरण बनाकर कॉफ़ी के बागान लगा दिए। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सब कुछ संभव है। फिर नवनिश्चयवाद, इस अवधारणा के अंतर्गत बताया जाता है कि प्रकृति और मानव दोनों ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहला आता है निश्चयवाद। पहली अवधारणा है निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या कहा है कि इसे पर्यावरणीय विचारधारा भी कहते हैं। पर्यावरणीय विचारधारा या पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, मतलब जो कुछ भी है प्रकृति है तथा मानव उसका दास है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, जैसे आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, आदिवासी जो थे जंगलों में रहते थे वो प्रकृति पर ही निर्भर थे। किसानों की जलवायु पर निर्भरता, किसानों का जलवायु पर निर्भर होना और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन, जलवायु के अनुसार ही मानव शरीर या मानव प्रजातियों का विकास होना, शरीर या शरीर के कद का छोटा बड़ा होना और शरीर के त्वचा का रंग गोरा होना काला होना, ये इनका ही प्रभाव है। उसके बाद इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रेडजेल ने किया था। मतलब निश्चयवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था रेडजेल ने किया था। और इस विचारधारा या इस अवधारणा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था? तो वो जर्मनी में हुआ था। कि निश्चयवाद की अवधारणा का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ था। उसके बाद प्रमुख समर्थक आते हैं कि ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, रेडजेल जो भी कह रहा है वो सत्य है, वो सही है, कि वास्तव में प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य गौण है। तो उनका समर्थन करने वाले भी जो विद्वान थे वो थे अरस्तु, स्ट्रेबो, कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेडजेल, कुमारी सेम्पल, अल-मसूदी। अरस्तु, स्ट्रेबो, कांट, इमैनुअल कांट पूरा नाम है, हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी सेम्पल मतलब एलन चर्चिल सेम्पल और अल-मसूदी, ये सारे विद्वान थे जिन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा का समर्थन किया था। इसकी एक ट्रिक है, आर के क्यूब, जिसमें एक आर का है रेडजेल और फिर के 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 के, एक का है कुमारी सेम्पल और एक का है कार्ल रिटर और एक का है कांट। ये कुछ मुख्य नाम है जो विद्वानों के नाम है, वो ऐसे याद रख सकते हैं। सारे याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनमें से कोई से भी 4 या 5 विद्वानों के नाम अपने को याद होने चाहिए। अब आलोचना, ऐसे भी विद्वान थे जिन्होंने इस विचारधारा के बारे में कहा था ये विचारधारा सही नहीं है, उसकी आलोचना करी थी, उसके बारे में कमियां बताई थी। तो उसमें सबसे मुख्य जो नाम आता है वो आता है ओके स्पेट। ओके स्पेट एक मुख्य आलोचक था। कौन था? मुख्य आलोचक। इन्होंने क्या कहा था कि पर्यावरण स्वयं में मानव के बिना अर्थहीन वाक्यांश है। क्या कहा? कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है, क्योंकि बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है।
बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि जितना महत्व प्रकृति का है उतना ही महत्व मानव का भी है। अगर माना कि मानव नहीं होते हैं तो अगर किसी क्षेत्र में वन है तो वन फैलते ही जाते हैं, है ना। इसीलिए मानव है तो उसमें प्रकृति के अंदर जो भी अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं या जो प्राकृतिक तत्व है उसमें मानव क्या कर रहा है, अपने कार्य के अनुसार समायोजन उसमें करता जा रहा है। उसके बाद में नंबर 2 दूसरे नंबर पर आता है, या दूसरे नंबर पर जो विचारधाराएं आती है उसका नाम है संभववाद विचारधारा। संभववाद मतलब नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ संभव है ना। संभववाद, इसके जो समर्थक, इसके जो जनक थे वो थे ब्लास। इसके बारे में भी आप अपने आगे आएगा। इस विचारधारा के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इस विचारधारा के अंतर्गत बताया गया है कि मानव सर्वेसर्वा है तथा प्रकृति उसकी दास है। जैसे नदी पर पुल, प्रकृति ने मानव के सामने एक चुनौती खड़ी करी है। जैसे कोई 2 गांव है, उन दोनों गांव के बीच में से एक नदी बह रही है। अब उस नदी बह रही है, अब मानव को इस गांव से उस गांव की तरफ जाना है, तो कैसे जाएगा। तो मानव ने क्या किया कि बौद्धिक विकास किया, और बौद्धिक विकास से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर से पुल बना दिया, है ना। पुल बनाने के बाद में वो आसानी से उसको पार करके जा पा रहे हैं। तो उसमें मानव ने क्या किया, प्रकृति ने जो भी समस्याएं दी, चुनौतियाँ दी है, उनका उन्होंने सामना किया, और उनका सामना करने पर उन्होंने क्या, उसको संभव बना दिया। तो उसे कहते हैं संभववाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन ब्लास ने किया था। किसने किया, ब्लास ने, जिसका नाम है पूरा पॉल विडाल डिला ब्लास। उसके बाद में अब बात करते हैं कि इस विचारधारा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था। तो इस विचारधारा का, कौन सी है, संभववाद, इस विचारधारा का जन्म और विकास हुआ था फ्रांस में, और ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ही है ब्लास, है ना। संभववाद के लिए संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। इसको तो ध्यान रखें कि संभववाद के लिए संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो किया था ला फेब्रे ने। अब बात आती है प्रमुख समर्थक कि ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया था, कि हाँ जो ब्लास जो कह रहा है वो सही है। तो उनके समर्थक थे, वो थे, पहले तो ब्लास ही है जिन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। दूसरा है जीन ब्रून्स, डिमांजिया, इसाबोमेन और फेब्रे, जिसका पूरा नाम है ला फेब्रे। ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया था। अब बात आती है आलोचना। ध्यान रखिए, जब तक किसी की आलोचना नहीं आ जाती तब तक वो विचारधारा, कोई भी सिद्धांत वगैरह है तो परफेक्ट नहीं हो पाता है। उसमें नई नई चीज़ें बाद में, जैसे आलोचना होगी तो कमियां आएगी, तो उन कमियों को कोई न कोई आगे पूरी करेगा और नई विचारधाराओं का जन्म होगा। जैसे ही निश्चयवाद की अवधारणा जो थी उसमें से कुछ कमियां निकली थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए नई विचारधारा का जन्म हुआ, वो हुआ संभववाद। अब संभववाद की भी आलोचना है, उसमें क्या बताया है देखिए। संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया। क्या किया, प्रत्यक्ष प्रहार किया, मतलब सीधा उन्होंने यह कह दिया कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है मानवीय है, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। संभववाद के कट्टर समर्थक कौन थे, ला फेब्रे। उन्होंने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ब्लास ने कहा है कि मनुष्य अपने वातावरण या मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। उनको किसी न किसी रूप में प्रकृति पर निर्भर होना ही पड़ेगा। अब अगली विचारधारा आती है नंबर 3, वो आती है नवनिश्चयवाद।
नव निश्चयवाद की अवधारणा में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि ना तो प्रकृति मानव की गुलाम है या दास है, और ना ही मानव प्रकृति का दास है। तो इसमें बताया गया है कि प्रकृति और मानव दोनों ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई किसी का गुलाम नहीं है ना। इस अवधारणा का प्रतिपादन जो किया था वो विद्वान है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था, और इस अवधारणा का जन्म और विकास हुआ था अमेरिका में। प्रमुख समर्थक कौन कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, जी टेथम और पीटर हैगेट। ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया था। एक विशेष जो कुछ लाइन है कि जी टेथम ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। अब व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा किसने किसको दी थी? तो जी टेथम ने नव निश्चयवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है। अब उसमें एक विचारधारा और आती है अंत में, वो है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा। इसमें बताया गया है कि मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं किस प्रकार से मानव का कल्याण हो सके और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। मानवतावादी विचारधारा की शुरुआत कब से हुई थी? वो हुई थी 1970 में। इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है? आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया, उनको मुख्य बिंदु के रूप में रखा गया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। मुख्य स्थान की जगह और प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित किया कि प्रादेशिक असमानता फैली हुई है, निर्धनता फैली हुई है और संसाधनों का अभाव है, आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनके क्या कारण है और उनके क्या निवारण किए जा सकते हैं। इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे हम बाद में पढ़ेंगे जिसमें जनसंख्या के बारे में देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।